अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एमजीटी 111 की लेक्चर सीरीज़ का आज 42वां लेक्चर है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे जो डिवोल्यूशन जो एक्ट पास हुआ था 2000 में, तो उसकी वजह से फिर कुछ रिफॉर्म्स हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए कि इदारे चेंज हुए, वो हमने पढ़ लिया। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हुई कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाया गया, उसके हिसाब से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो पीछे रह गया पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इसको हमने शुरू किया था लेकिन अभी हमने इसको पढ़ा नहीं था। हमने ये देखा कि यूनियन काउंसिल्स वगैरह बनाई गई और उनमें हमने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा कि 25,000 यूनियन काउंसिल्स बनाई गई थी और उनमें जो है वो लोगों को इलेक्ट करने का कुछ तरीका था। 12 मुस्लिम सीट होंगी, 4 जो हैं वो औरतों के लिए होंगी और 6 सीटें जो है वो वर्कर्स के लिए होंगी और 2 जो हैं वो उनमें से भी फिर वुमेन के लिए होंगी, वुमेन वर्कर्स के लिए, और 1 सीट जो है वो मिनॉरिटी के लिए होगी। अब ये जो डायरेक्शन है ये भी इलेक्शन के ज़रिए होगी, इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे इनके। अब जो नाज़िम ऑफ द यूनियन काउंसिल है वो डिस्ट्रिक्ट यूनियन कौंसिल होगा का नाज़िम होगा, ठीक है। और जो नायब नाज़िम है वो यूनियन कौंसिल का जो है वो तहसील कौंसिल का होगा। एक यूनियन कौंसिल है और एक तहसील कौंसिल है। तहसील कौंसिल का हेड जो है वो नायब नाज़िम है और जो यूनियन कौंसिल का हेड है वो नाज़िम है। उसके बाद जो है ये इनका एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बयान किया गया, ये देख लें कि अब टोटल नायब नाज़िम जो है वो उसके लिए कितनी सीट्स हैं, 19 सीट्स हैं। 12 जो है जनरल सीट्स हैं जिनमें 8 जो है जनरल है और 4 जो है वो औरतों के लिए। पीजेंट्स में से भी टोटल 6 हैं जिनमें से 2 औरतों के लिए हैं, 4 जनरल हैं और मिनॉरिटी के लिए 1 सीट है। इस तरह फिर जो है ये ऊपर जो है जब ज़िला कौंसिल के लिए चली जाती है और एक तहसील कौंसिल के लिए, तो इसमें भी जो है फिर कुछ यूनियन नाज़िम होंगे और यहाँ पे इधर जो है नायब नाज़िम होंगे। तो ये सारा सिस्टम इस तरह से इनडायरेक्ट इनके इलेक्शन होते हैं और फिर ये लोग अप्रूव होके आते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम जो है डिवोल्यूशन प्लान के बाद क्या हुआ कि पहले तो सारा निज़ाम ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो जो होता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, उसके पास सब कुछ होता था, उसके पास सारी अथॉरिटीज़ होती थी और बहुत कम लोग होते थे। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट को संभालने के लिए भी बाकायदा जो है वो लोगों को इलेक्ट किया जाने लगा और उस इलेक्शन में भी जो है वो 33% सीटें जो हैं वो औरतों के लिए थी, 5% सीटें वर्कर्स के लिए और 5% सीटें मिनॉरिटीज़ के लिए थी। यानी यहाँ पे भी जो बाकायदा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बना दी गई और उसमें सारे लोग मिल के काम करेंगे, बाकायदा निज़ाम बनाया गया। यानी कि जो यूनियन कौंसिल होगी और तहसील कौंसिल जो है तहसील लेवल पे, वहाँ पे भी जो है इसी तरह सीट्स की बिल्कुल जो है वो कंट्रीब्यूशन की गई कि 33% औरतों के लिए होंगी, 5% वर्कर्स पीजेंट्स के लिए होंगी और 5% मिनॉरिटीज़ के लिए होंगी। और क्वालिफिकेशन जो है वो कम अज़ कम मैट्रिक और सेकेंडरी या उसके इक्विवेलेंट जो होनी चाहिए इनके लिए, जो जो तहसील लेवल पे या लोकल गवर्नमेंट के लिए जो काम करेंगे उनकी बात कर रहे हैं। और ये इलेक्शन हर 4 साल बाद होते थे, ठीक है। तो जो नायब नाज़िम या नाज़िम है ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी में 2 बार जो है ना इलेक्ट हो सकता है। अब इसमें ये नहीं होता था कि हर बार एक ही हो, इसमें ये है कि इन्होंने 2 बार की लिमिट इसलिए रखी, जो एक 2 बार नायब नाज़िम या नाज़िम सेलेक्ट हो गए फिर वो नहीं हो सकता, ताकि नए लोग आगे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग आगे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो पॉलिटिक्स का पता चले। तो ये सारा सिस्टम था। अब जो यूनियन काउंसिल बनाएगी या जो लोकल गवर्नमेंट बनाएगी, इसका फंक्शन क्या था? तो म्यूनसिपल फंक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ सीवरेज और सैनिटेशन, यानी इलाकों की सफाई वगैरह करवाना। फाइनेंस के हिसाब से इन्होंने एक्सपेंडिचर जो मैनेज करना होता था, जितने रेवेन्यूज़ वगैरह इकट्ठे करने होते थे इलाकों से, वो भी इन्होंने करने। इसके बाद पब्लिक सेफ्टी का इन्होंने इंतज़ाम करना, ब्रिज वगैरह बनाना या जो इलाकों की सेफ्टी के लिए जो पुरानी इमारतें हैं उनको गिराना, पब्लिक सेफ्टी का ख्याल रखना। उसके बाद हेल्थ की जो है वो कंट्रोल करना, बीमारियों को कंट्रोल करना, जो वबाएँ वगैरह फैल रही हैं उनके लिए इन्होंने इंतज़ामात करने होते थे हेल्थ केयर के बारे में। एजुकेशन का जो प्राइमरी एजुकेशन का निज़ाम इन्होंने संभालना। लिटरेसी रेट को जो है देखना कि जो एडल्ट्स हैं जो अनएबल हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए, उनके लिए मतलब लिटरेसी प्रोग्राम्स बनाना। जस्टिस के लिए जो है वो मसलियत काउंसिल थी इनकी, उसके ज़रिए जस्टिस फ़राहम करना, यानी जो लोग अदालतों में नहीं जा सकते वो इस काउंसिल से जो है रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको वो भी इसके फंक्शन में से एक डेवलपमेंट फंक्शन इनके अंडरटेक आते थे। उसके अलावा जो है वो टैक्सेस जो हैं वो उनके लिए जो फ़ंड इकट्ठा हुआ है डेवलपमेंट प्लान एनुअल तरीके से अपने इलाकों के लिए बनाना, फिर उसकी अथॉरिटी जो है वो दी जानी है। तो उसके बाद लाइसेंस बना के देना, और वेकेशंस कब होंगी कब नहीं होंगी, मार्केट्स क्या होंगी, मार्केट रेट क्या होगी, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, मैरिज डे सर्टिफिकेट बनाना, डेथ सर्टिफिकेट बनाना, ये सारा सिस्टम इनके अंडर था। तो ये सारे सिस्टम जो है वो किसके यूनियन कौंसिल के अंडर आते हैं। इन्होंने ये सारे सिस्टम रेगुलेट करने होते हैं, इन सारे सिस्टम्स को देखना होता है। स्ट्रक्चर विद इन द लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर स्ट्रक्चर क्या था, इस चीज़ पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। 10 से 14 डिपार्टमेंट और जो है डीसीओ वो हेड है। डीसीओ के अंडर जो है वो कुछ मेन रैंक्स हैं, उसके अलावा बाकी जो जितनी चीज़ें बच जाती हैं डिपार्टमेंट बच जाते हैं उनका हेड ईडीओ है, और उसके फिर जो है नीचे तहसील लेवल पे जितने लोग हैं वो उसको जवाबदेह होंगे। और इस चीज़ को हम डिटेल में पहले से पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद है फिजिकल रिफॉर्म्स। जैसे ही अब एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर सेट आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और मेंशनड बिफोर, क्या प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे जो एक्सपेंडिचर होंगे वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया था कि किस तरह होंगे। लेकिन जब ये लोकल गवर्नमेंट बनाई गई तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि किसको कितना मिलेगा, ये किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इसके लिए फिर क्या किया गया कि खुद से इन्होंने ये किया
मतलब कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और यही वजह है कि आज भी हमारी लोकल गवर्नमेंट तक जो है वो फंड्स पहुंचते ही नहीं है, और कभी गलती से पहुंच भी जाएं तो वो खुद खा जाते हैं, आवाम तक पहुंचते ही नहीं है, और फिर उनको पूछने वाला कोई नहीं होता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में लॉ नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारे मुल्क में करप्शन की। तो ये एक जो है सिस्टम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा फंक्शंस जो है प्रोविंस के अंडर आते हैं, क्योंकि प्रोविंस ने क्या क्या चीज़ें संभालनी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये सारा कुछ इसकी जिम्मेदारियों में है। ये सेवरेज, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, गलियों को संभालना, म्यूनसिपल सिस्टम, सारा कुछ सिस्टम जो है ये प्रोविंस के अंडर था। डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो चीज़ें थी, हेल्थ और एजुकेशन। और तहसील और टाउन, ये जो सिस्टम बनाया गया, ये सारे सिस्टम ये देखें, वाटर सप्लाई, सेवरेज सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, पार्क्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारा सिस्टम अब इनके अंडर। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई जो है नहीं बताया गया कि इनको फंड्स कहाँ से मिलेंगे, कितने मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इधर नहीं हैं। लेकिन प्रोविंस ने अपनी सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट पे डाल तो दी हैं, लेकिन उनको इस तरह के फंड्स नहीं दिए जाते। यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी प्रोविंस पे थी, लेकिन अब वो लोकल गवर्नमेंट संभालती है। तो अब ये शिफ्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो शिफ्ट हो गया, लेकिन जो है वो चेंजेस ज़्यादा जो है वो फंड्स के हिसाब से नहीं आए। अब फेडरल से जिम्मेदारियाँ प्रोविंस में जो है शिफ्ट होती हैं, उसके बाद प्रोविंस से लोकल ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब जो है वो फेडरल से डिविजिबल पूल, जिस तरह अब फेडरल गवर्नमेंट को पता है कि उनको कहाँ से जो है वो रेवेन्यू मिलना है, टैक्स कहाँ कहाँ से इकट्ठे होने हैं, कौन कौन सा टैक्स है जिसको मिला के बजट बनेगा, उनके तो डिविजिबल पूल जो है वो हैं। फिर उसके बाद इसी तरह जो है प्रोविंस लेवल पे भी जो है डिविजिबल पूल बने हुए हैं। अब प्रोविंशियल लेवल की हुकूमत का ये काम बनता है कि वह उसके प्रोविंस के अंदर जितनी भी ज़रूरियात हैं उसके हिसाब से टैक्स कलेक्ट किए जाएँ, और जो है वो उनको फंड में वो किया जाए। तो अब हम कुछ जो है वीकनेसेस या कुछ जो स्ट्रेंथ्स हैं इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की, ये देखते हैं कि ये जो डिवोल्यूशन प्लान आया 2000 में, ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ, ये किस लिहाज से फ़ायदा मंद है और किस लिहाज से नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ वीकनेस देख लेते हैं। एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन प्रोविंशियल अटोनमी। अब जो प्रोविंशियल अटोनमी है उसको अंडरमाइन कर दिया गया, यानी पहले तो प्रोविंशियल लेवल पर जो गवर्नमेंट थी, लेकिन अंदर जो लोग हैं वो अपने प्राइवेट तरीके से काम कर लेते थे। अब लेकिन अब जो एक सिस्टम बनाने की वजह से सारे लोग जो है वो प्रोविंस के अंडर आ चुके हैं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बन चुका है, हर इंसान दूसरे को जवाब दे, यानी कि अब यहाँ पे कुछ होगा तो लोकल गवर्नमेंट यानी कि लोकल पुलिस मौजूद है, थोड़ा बहुत होगा तो बस यहाँ पे मतलब अटोनमी जो लोग अपने ऊपर थे, अब लोगों को शेयर करने पड़ रहे हैं रिसोर्सेज हुकूमत के साथ सिस्टम की वजह से। अब ऑटोनमस बॉडीज़ जो हैं वो कम हो गई हैं, तो ये भी है। और उसके बाद वायलेशन ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसी बात है कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें फंडामेंटल जो उसका स्ट्रक्चर था बुनियादी, उसमें उसकी वायलेशन तो हुई है। जैसी बात है जब उसमें लोकल गवर्नमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है तो उसके बावजूद ये स्ट्रक्चर बनाया गया। तीसरी चीज़, रेजिस्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी अगेंस्ट सिस्टम टू पावर, द पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैज़ वीकनेस एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल DCO इज़ आंसरेबल टू इलेक्टेड नाजिम। अब जो DCO है वो उसने आंसर करना होता है यूनियन काउंसिल को। ठीक है, जो मतलब एक सिस्टम बन गया। अब ब्यूरोक्रेट्स जो है उनकी पावर में कमी आ गई। पहले ब्यूरोक्रेट्स जो होते थे वो जाहिर सी बात है जो मजिस्ट्रेट था वो हर चीज़ का जो है वो सफ़ेद काले सफ़ेद का जो है मालिक हुआ करता था, लेकिन अब इस चीज़ में कमी आ गई है। उसके बाद रोल ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली, जो लेजिस्लेटिव असम्बली है उनका रोल बढ़ गया। अब जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है यानी जो पार्लियामेंट सिस्टम है, जो हमारी सूबाई पार्लियामेंट जो है वो असम्बलियाँ हैं, जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, अब वो डेवलपमेंट एरिया में जो होगी उसका हिसाब किताब रखती हैं। ठीक है, वही जो है वो उनका ज़्यादा इम्प्रेशन होता है लोगों पे, और लोगों से वो जवाब वही जो है वो लोगों को आंसरेबल होती हैं। मतलब बाकी लोग जवाब दे नहीं होते, जो असल काम कर रहे हैं उनसे कोई जवाब नहीं मांग रहा होता, असम्बलीज जो है वो सामने आती हैं। अब इस सिस्टम की कुछ स्ट्रेंथ्स भी हम देख लेते हैं। अनलिस्ड हॉर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैव बीन ब्राइडल्ड, कि जो बेलगाम हुआ पड़ा था, जो ब्यूरोक्रेसी का घोड़ा है उसको ज़रा लगाम मिल गई है। क्योंकि जैसी बात है पहले तो मजिस्ट्रेट के हाथ में सब कुछ था, लेकिन अब जो है वो DC है वो कंट्रोल में आ गया, क्योंकि उसको इलेक्ट करके लाया जाता है। DC अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा तो उसको उतारा भी जा सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट करके लाया गया, रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ अर्बन रूरल डिवीजन। पहले क्या था कि सारा सिस्टम जो हमारा गवर्नमेंट का था जो शहरों में होता था, तो हमारे गाँव को कोई पूछता नहीं था। लेकिन अब लोकल गवर्नमेंट बनने की वजह से जाहिर सी बात है गाँव के लेवल पर भी, हमारे लोकल टाउन के लेवल पर भी तो मेयर्स वगैरह और जो MP MNA होते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ी एलिमिनेशन खत्म हो गई है, डिवीजन जो हुई थी। उसके अलावा फार्मूला बेस्ड डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी अब बाकायदा जो है वो एक चले जो किसी हद तक सूबाई जो हुकूमतें हैं उन्होंने एक फार्मूला बना दिया कि पहले तो बिल्कुल नहीं पहुंचते थे फंड्स, लेकिन अब ये है कि कम से कम कुछ ना कुछ फंड्स जो है वो गाँव लेवल तक आ जाते हैं, क्योंकि एक डिवीजन बनाई गई है रिसोर्सेज की। उसके बाद ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना दी गई हैं, जैसा कि हमने पीछे बात की थी CCB की, कि जो सिटीज़न कम्युनिटी बोर्ड है, जो ये देखती हैं कि गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी बना दिया गया। उसके अलावा इन्हेंस हुई है औरतों की रिप्रेजेंटेशन। हमने देखा कि पहले नहीं थी, लेकिन अब 33% जो है वो कौंसिल लेवल, यूनियन कौंसिल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी हमने देखा। उसके बाद पोलिटिकल लिंकेज एक बन गया बाकायदा, के फेडरल से ले के लोकल तक एक बाकायदा एक राबता बन गया, एक पोलिटिकल जो है जाल पूरा बन गया। उसके बाद ऑटोनमी ऑफ लोकल
रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे पता है कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी जो हैं वो अब आगे आ सकते हैं। यानी पहले जो है वो मुख्तलिफ चंद ख़ानदान थे जो पूरा प्रेजेंट करते थे हमारी पॉलिटिक्स को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है शुरू में जो है छोटे इलेक्शंस में खड़े होते हैं, फिर बड़े इलेक्शंस में खड़े होते हैं और आगे जा रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उभर रही हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।